डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र, यानी जो उत्सर्जन तंत्र होता है किस प्रकार से कार्य करता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तो आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे और एग्जाम में उस क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, उन सब के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसे कि एक छोटी सी बात है कि उत्सर्जन होता क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे कि जीव हो गया, सभी जीवित प्राणी हो गया, शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है उत्सर्जन। चाहे वो किसी भी रूप में हो, पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में, मल के रूप में, यानी जिस पदार्थ की जरूरत नहीं होती उसको बाहर निकालना। जैसे कि हम O2 को ग्रहण करते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं, आँख से आँसू हो गए तो वो बाहर निकल जाते हैं। यानी ऐसी कोई भी आइटम हो, जैसे कोई भी चीज़ हो जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, तो उसको बाहर निकालना। यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ही हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं। जैसे कि आप है ना, कुछ टाइम के लिए अच्छी से साँस भर के अपने मुँह को बंद करके देखिए, तो अगर CO2 को बाहर नहीं निकालेंगे, तो आपका दम घुटने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मतलब गंभीर होती है, विषैली होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो उसका बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं ना, कि यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो चीज़ हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं होती, उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है उत्सर्जन, जो कि किसी भी प्रक्रिया में हो सकता है। CO2 के रूप में, पानी के रूप में, पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में, मल के रूप में, यानी हर प्रकार से उत्सर्जन हो सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि मनुष्य और जानवर में तो सेम हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रोसेस सेम ही होता है। लेकिन पेड़ पौधों में कैसे होता है, क्योंकि ये प्रोसेस सबके अंदर ही होता है। वैसे जीवित के अंदर ज्यादा होता है, लेकिन होता तो सबके अंदर है। तो पेड़ पौधे कैसे होते हैं, इनका कोई मतलब असली अंग का अंदर तो होता नहीं है। तो कैसे होगा? इनका पत्तियों के रूप में, छाल के रूप में, फलों के रूप में, बीजों बीज के रूप में, यानी किसी भी रूप में अपना मतलब कि उसे जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। और मनुष्य और जानवर में त्वचा, गुर्दे और फेफड़ों द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? त्वचा में पसीने हो जाएंगे, गुर्दे यानी मल हो जाएगा, और फेफड़ों से यानी CO2 को हो जाएगा। ये सबका अलग अलग प्रोसेस इसके अंदर बताया गया है। अब ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, जो कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये एक ऐसे हानिकारक और विषैले पदार्थ होते हैं जिनका बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, जो कि यानी यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो कि बहुत जरूरी होती है, इसको कंप्लीट करना ही होता है। क्लियर? अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थ या फिर अवांछित पदार्थ को बाहर निकालना ही, त्याग करना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया अवांछित, यानी ऐसा पदार्थ जिसके शरीर को जरूरत नहीं है, उसको जो त्याग करना ही कहलाता है उत्सर्जन। क्लियर हो गया? अब वो किस प्रकार से होता है? भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, प्रोटीन, वसा सब कुछ हम ग्रहण कर लेते हैं, और ये पदार्थ पचने के बाद पाचन नलिकाओं से रक्त कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर वहां से अनेक ऊतक कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। अब कोशिकाओं के अंदर इनका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। क्लियर हो गया? अब जिसके मतलब क्या होगा कि CO2 हो गया, जल वाष्प हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ऐसे हानिकारक पदार्थ इसमें बन जाते हैं, जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये बहुत ही विषैले पदार्थ होते हैं। यानी समझ में आया? जैसे कि है ना, CO2 हो गया, जल वाष्प हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, बहुत ही हानिकारक और विषैले पदार्थ होते हैं, जिनका बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। इसमें CO2 हो गया, जल वाष्प, वाष्प इनको श्वसन द्वारा बाहर निकाल, यानी एक प्रोसेस तो सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी बात की जाए, एक व्यक्ति प्रति मिनट 0.2 लीटर CO2 को रिलीज यानी त्याग कर देता है। अब बाकी कैसे होगा? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल का रुधिर कोशिकाओं में जाकर इनको मतलब कि छाना जाएगा, जिसे कि है ना, इनका मतलब कि फिल्ट्रेशन किया जाएगा, और प्रति व्यक्ति एक मिनट में 120 मिलीलीटर रक्त का मतलब कि फिल्टर किया जाता है, और समस्त रक्त छानने में एक दिन में कम से कम 30 बार इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। अब इसमें क्या होते हैं कि इसके अंदर मतलब फिल्टर के दौरान ऐसे पदार्थ जो बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं,
तभी तो मतलब कि एक बात कही गई है कि एग्जाम में भी पूछा गया है कि एक दिन में एक व्यक्ति कितना यूरिन पास करता है, तो 1 लीटर यूरिन पास करता है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अब आ गई बात हमारी त्वचा से, यानी त्वचा पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करती है। अब त्वचा में कैसे होगा, वो पसीने के रूप में बाहर निकलेगा। तो एक व्यक्ति पसीने के रूप में 0.7 लीटर पसीना रिलीज करता है एक दिन के अंदर। समझ में आए बात, यानी सांस के रूप में, यूरिन के रूप में, मल के रूप में, त्वचा के रूप में, यानी हर प्रकार से इसका मतलब कि जो ना अपशिष्ट पदार्थों जो जरूरत नहीं होती उनका रिलीज किया जाता है। अब पढ़ेंगे मूत्र के असामान्य घटक कौन कौन से होते हैं। जैसे आप इन घटक से ये समझ सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया तो उसका कारण क्या हो गया, मधुमेह हो गया। प्रोटीन ज्यादा हो गई तो वक्र का रोग हो जाएगा। एसीटोन ज्यादा हो गई तो मधुमेह यानी भूख न लगने वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। आरबीसी ज्यादा हो गई तो मूत्र तंत्र में संक्रमण हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगी तो यहाँ पे संक्रमण होने का अर्थ मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूरिन अम्ल क्रिस्टल हो गया तो गठिया या फिर गाउट रोग हो जाएगा। अब इससे आप ये समझेंगे, इसमें मतलब कि यूरिन का मतलब असामान्य घटक क्यों बताया है। तो आपने कभी देखा होगा कि इन सब के टेस्ट होते हैं ना, कि इनका कलर देख के बताया जाता है कि रेड हो रहा है, येलो हो रहा है, नारंगी हो रहा है, तो इनका कलर से पता चलता है ना कि कौन सी बीमारी होती है। तो उसी में बताया गया है कि जैसे कि पीला हो गया अंबर हो जाता है, मतलब कि लाल होना अलग तरह का हो जाएगा। तो किस मतलब उसकी कलर देख के बताया जाता है कि इसकी कौन सी बीमारी का संक्रमण इसके अंदर पहुंच चुका है। तो ये इसके असामान्य घटक हो जाएंगे। अब आता है प्राणियों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, यानी प्राणियों की जब है ना किस प्रकार की प्रक्रिया इसमें कंप्लीट होती है। तो शरीर के अंदर चयापचय के अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालने की जैव रासायनिक प्रक्रिया जो कि उत्सर्जन के लिए प्राणियों के लिए विशेष अंग होता है, उसको बोला जाता है प्राणियों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। यानी जिससे आप समझ सकते हैं, अमीबा हो गया, अन्य एक कोशिकीय के प्राणियों में संकुचन की रिक्ति का उत्सर्जन वह पराशर का नियंत्रण कार्य करती है। जैसे कि स्पंज, नाइड्रिया, हाइड्रा व अपशिष्ट पदार्थ क्रम से आसुकलन एवं मुख्य द्वारा विकसित किया जाता है। और छपते हुए कृमियों के उत्सर्जन की एक इकाई को एक कोशिकीय और इन्हें जिन्हें ज्वाला कोशिका भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब उच्चतर जंतु में मतलब कि नलिकार संरचना होती है। केचुए के मतलब आप इसमें समझ सकते हैं कि हर प्राणी का जो उत्सर्जन तंत्र होता है सबका अलग अलग होता है। मनुष्य का अलग होता है, केचुए का अलग होता है, कि ये ना कॉकरोच का अलग होता है, यानी हर जीव का अलग अलग होगा। केचुआ का नेफ्रियड के मतलब उत्सर्जन अंग होता है। गुर्दे मतलब फेफड़े, यकृत त्वचा ये मनुष्य के होते हैं। ये सबका एक अलग अलग होता है। कॉकरोच की बात की जाए तो मेलपिगिन नाम की कोशिकाएं मतलब नलिकाएं होती है जो उनका उत्सर्जित अंग होती हैं। तो ये सभी जीवित प्राणियों के अंदर ये प्रोसेस होता है, सबका अलग अलग होता है। क्लियर हुआ। यानी मनुष्य के अंदर सूक्ष्म नलिका में 12 नलिकाएं होती हैं जो कि वक्राणु या फिर नेफ्रॉन कहलाते हैं। मनुष्य के अंदर 2 वक्र होते हैं, प्रत्येक वक्र में 10 लाख वक्राणु मौजूद होते हैं। प्रोटोजोआ अकोशिकीय जीव में उत्सर्जित अंग नहीं होते हैं और उत्सर्जित पदार्थ में विसर्जन द्वारा प्लाज्मा झिल्ली से होकर निष्कासित इनका किया जाता है। ऑर्थोपोड जंतुओं के उत्सर्जन के विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि पैलिमोम जो कि केस्टलीय वर्ग के जंतु होते हैं जो कि हरित ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। कॉकरोच जो कि कीट वर्ग के होते हैं, इनमें मेलपिगी नाम की नलिकाएं होती है जिनके द्वारा इनका उत्सर्जन किया जाता है। सबके अंदर अलग अलग होता है। जैसे आप समझ रहे हैं, सबका मतलब कि उत्सर्जन का मतलब कि एक जरूरी मतलब प्रोसेस होता है जो कि करना बहुत जरूरी होता है, तो सबका अलग अलग होता है। क्लियर हो गया। जैसे कि मतलब कि मेरुदंड प्राणी होते हैं ना, उनका मतलब कि वक्र के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जित पदार्थों और जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। जो जंतु होते हैं इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आता है एमानोटेलिक, ये क्या होता है। जिसको उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, यानी ऐसे जीव जो मतलब जल के अंदर रहने वाले होते हैं, जैसे मछलियां हो गया, सभी प्रोटोजोआ हो गया, पेरिफेरा हो गया, एकसेरुको उभयचर हो गए, यानी ऐसे होते हैं जो मतलब कि वे जीव जो प्रोटीन के उपचय में अमोनिया के रूप में शरीर के रूप में बाहर निकलते हैं, उनको एमिनोटोलिक जीव कहा जाता है। यानी इन जंतुओं का उत्सर्जित पदार्थ मुख्य मतलब बहुत ही अति विषैला अमोनिया होता है जो कि मतलब बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये सारे जीव जल के अंदर ही रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, अमिस्ट मछलियां हो गई, मोलस्का मतलब कि ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया, मतलब कि
ऐसे जीव इसके अंदर माने जाएंगे जो कि जल के अंदर रहने वाले होते हैं। तो इनकी एक स्पेशल बात क्या हो गई, ये जीव जल को हानि नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि जल के अंदर ही रहने वाले हैं। यानी अधिकांश जलीय जानवर ही एमिनोटोलिक श्रेणी के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि प्रोटोजोआ, क्रस्टेलियन, प्लेटीहेंथ, निडेरियर, पेरिफोरम, इंडाकार्डम, मछलियां, उभयचर, लावा, टेडपोल आदि इसके अंदर शामिल किए गए हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक क्या होता है? यानी मुख्य उत्सर्जित पदार्थ जो कम विषैला यूरिक अम्ल होता है, उदाहरण के लिए सरीसृप हो गया, पक्षी कीट हो गया, जल में घुलनशील हो गया, ठोस व अर्ध ठोस के रूप में ये होता है। तो ये क्या होते हैं यूरिकोटैलिक? वे जीव होते हैं जो कि यूरिक एसिड के रूप में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। यानी इन जीवों का मल अघुलनशील ठोस व अर्ध ठोस होता है। जैसे कि छिपकली, सांप, पक्षी, ऑर्थोपोड संके, कीटों सहित यानी सब इसके अंदर आ गए। क्लियर हो गया? यानी इन जीवों में उत्सर्जन शुष्क वातावरण के मतलब के रूप में चेंज होता है, जो कि जल की हानि को मतलब हानि नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे हो गया। और इन जीवों का जो मल होता है कम पानी की आवश्यकता में भी कंप्लीट हो जाता है। और ये जीव अपने अपशिष्ट नाइट्रोजन का अधिकांश भाग को यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। क्लियर हो गया? यानी उभयचर और स्तनधारी मनुष्य शामिल होते हैं जो कि यूरिकोटैलिक में जीव के अंदर ही आते हैं। और ये जीव अतिरिक्त नाइट्रोजन के रूप में यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इसके बाद आता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक क्या होती है? यानी यूरियोटैलिक मुख्य उत्सर्जित पदार्थ जो कि स्तनिया, केचुआ, घड़ियाल आदि कुछ सदस्यों के अंदर होता है। यानी ये वे जीव होते हैं जो अपने नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। ये बहुत ही कम विषैले होते हैं, लेकिन अमोनिया की तुलना में कम पानी के इस्तेमाल में इनका यूज हो जाता है। जैसे कि हो गया मछलियां हो गई, बोनी मछलियां हो गई, वेस्कोबेचर हो गए, समुद्री इंद्रापांच मछलियां हो गई। इनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। जैसे कि यूरियोटैलिक जीवों में यूरिया का निर्माण यूरिया चक्र, यूक्रोसिस व अग्निश द्वारा इसका कंप्लीट होता है। समझ में आया? यानी 3 प्रकार को इनको वर्गीकृत किया गया था। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडिया ज्योग्राफी हो गया, साइंस नोट्स हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक, इंडियन पॉलिटिकल, आप सब देख रहे होंगे कि आखिर है क्या। तो ये सब ई बुक रेडी की गई है। अब हिस्ट्री के अंदर सारे हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी के अंदर सारे ज्योग्राफी, साइंस के नोट्स के अंदर सारे साइंस के नोट्स मिलेंगे आपको, प्लस में 2000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी दी जाएगी। और पॉलिटिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारी पॉलिटिकल इस बुक के अंदर आ जाएगी। और इस बुक के अंदर स्टैटिक, यानी स्टैटिक का तो कोई अंत ही नहीं है, सारा स्टैटिक का निचोड़ इस बुक के अंदर आपको मिलेगा। अब चाहे आप बिगिनर हो, फ्रेशनर हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बीपीएस, रेलवे, यानी हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है। आपको पता है कि आपने किस एग्जाम के फॉर्म भर रखे हैं, तो उस कोई सब्जेक्ट आपका वीक हो तो भी आप उसको मतलब ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको डाउनलोड करना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये हमारे नंबर है, इनके ऊपर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो कोई डाउट होता हो, अगर आप कोई बुक लेने की सोच रहे हो, तो आपको डेमो क्लास चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आपको मतलब कि कैसा कंटेंट आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आता है उत्सर्जन तंत्र के दोष। यानी जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसमें कुछ दोष भी होते हैं। दोष किस प्रकार के होते हैं उन सब के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि कई तरह की समस्या हो सकती है, जैसे कि गुर्दे की पथरी हो गई, मतलब यूरिन में संक्रमण हो गया, नेटफिक्स होना, डायबिटीज होना, यानी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आएंगे गुर्दा निष्क्रिय, यानी किडनी फेलियर क्या होता है। यानी ये तो आप ये समझ सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम होती है जिनकी आधी लाइफ समझ सकते हैं कि बाथरूम में ही निकल जाएगी। ये एक असामान्य दशा होती है जिसमें गुर्दे में मूत्र नहीं बना पाते हैं, और कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि अधिकतम दाब की वजह से, आघात की वजह से, बैक्टीरिया संक्रमण और टॉक्सिन के प्रभाव की वजह से, अनेक प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आती है सेकंड, ये भी बहुत खतरनाक होती है, किडनी स्टोन, यानी गुर्दे के अंदर पथरी होना। यानी गुर्दे की द्रोणी के क्षेत्र के अंदर विविध अनेज खनिज क्रिस्टल पाए जाएंगे, जिसमें कि एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। और ऐसी पथरियां जो कि मतलब कि यूरिन के रास्ते में अवरोध पैदा करती है, जिसके मतलब कि निकलना बहुत जरूरी होता है, तो उसके रास्ते के अंदर ये अवरोध पैदा कर देंगी। तो मतलब कि डबल दर्द, एक तो स्टोन का पेन हो जाएगा, एक मतलब कि यूरिन पास नहीं कर सकते तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी जो बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे जैसे कि है ना
कि कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं और उनके उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जैसे कि समझ सकते हैं वक्र हो गया, त्वचा हो गया, फुसफुस हो गया, आंत हो गया, यकृत हो गया। क्लियर हो गया? इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है वक्र। तो वक्र से आप क्या समझ सकते हैं कि इसके उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं कि यूरिया हो गया, अनावश्यक लवण हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, नाइट्रोजन पदार्थ हो गया, प्रतिजैविक मतलब कि अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो इसके मतलब कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल सेम बीज के आकार का होता है जो कि गहरा लाल रंग का होता है। ये अनेक लाखों वक्र नलिकाओं से मतलब रक्त की जगह छाना मतलब कि रक्त को फिल्टर किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी इसके जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और वक्र धमनी में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं ना, वो रक्त को लेकर प्रवेश करती है। अब आता है त्वचा। अब त्वचा के उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में जानिए। त्वचा समझ सकते हैं कि नमक हो गया, यूरिया हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, श्वेत ग्रंथि द्वारा पानी, यूरिया, लवण। जैसे कि मतलब क्या है ना कि ऐसी चीजें मतलब कि पसीने के रूप में बाहर निकलती है। यानी त्वचा के जरिए पदार्थ पसीने या फिर सीमम के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे कि श्वेत ग्रंथियां पसीना बनाती हैं और तेल ग्रंथियां सीमम बनाती हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? जैसे कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा शरीर में विषाक्त पदार्थ का मतलब बाहर निकलते हैं और त्वचा में अमोनिया का उत्सर्जन होता है और त्वचा का तापमान नियंत्रित करती है और त्वचा बहुत ही खतरनाक संक्रमण से बचाने में भी हमारी हेल्प करती है। इसके बाद आता है फुसफुस कि फुसफुस क्या करती है। तो फुसफुस का तो एक ही काम होता है, CO2। यानी इसका मतलब क्या होता है, CO यानी आप ये समझ सकते हैं CO2 का यानी O2 को तो ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना फुसफुस का काम है, जो कि जल वाष्प मतलब कि उत्सर्जन करते हैं। जो कि फुसफुस श्वसन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और ये हमारे शरीर के अंदर CO2 को बाहर निकालने का काम करता है और रक्त गैस का संतुलन को बनाए रखता है, कुछ नमी को भी बाहर निकाल देता है और श्वसन तंत्र के जरिए O2 को शरीर के अंदर रखता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। यानी ये उत्सर्जन तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आता है आंत कि आंतें क्या करती हैं। इनकी परत कुछ लवण उत्सर्जन करती हैं जो कि मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इन्हें आंतें समझ सकते हैं। आंतों में जठरन पथ जो कि मल बनाने का काम करता है, जो कि शरीर का में एक बहुत ही उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी मल ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता है। इसके बारे में जैसे ना आप भी समझ सकते हैं। मनुष्य शरीर के अंदर दो प्रमुख रूप से होते हैं, एक तो वक्र होता है, एक होता है फेफड़ी। वक्र के अंदर मतलब यूरिन पास होता है और फेफड़ों के मतलब कि CO2 जल वाष्प निकल जाती है और आंतों के द्वारा मल बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया? यानी शरीर से मलाशय के जरिए के मल को जो बाहर निकालने का प्रोसेस उसमें होता है वो सब आंतों के अंदर होता है। यानी आप इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं, जो पदार्थ हमारे शरीर के अनावश्यक जो मतलब विषैले होते हैं उनको जो बाहर निकालने प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है उत्सर्जी पदार्थ, जो कि आंतों द्वारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसके बाद आता है यकृत। यकृत क्या काम करता है, तो ये काम क्या करतेगा, नाइट्रोजनी पदार्थ को निष्कासित करने में सहायता प्रदान करता है। क्या होता है इसके अंदर, यूरिक अमोनिया, यूरिक एसिड है। जैसे कि ना यकृत शरीर का वो अंग होता है जैसे कि फुसफुस त्वचा यानी सबको मतलब सबके अंदर ही अपना मतलब कि सहभागी निभाता है। क्लियर हो गया? जैसे कि रक्त मोल मतलब ज्यादातर रासायनिक स्तर तो उनको कंट्रोल करने का काम करेगा। शरीर की कोशिकाओं को मतलब कि जरूरत से ज्यादा एमिनो अम्ल व नाइट्रोजन भाग को अमोनिया के रूप में बदलने में काम करेगा। अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया बनाने में हेल्प करेगा। यानी इसका काम क्या होता है, सबको हेल्प करना। यकृत हो गया पित्त नामक उत्पाद को बनाता होता है। पित्त में बिलिरुबिन कोस्टल मतलब इन सब की जो होता है लेवल होता है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो करता है यकृत। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यूरिन निर्माण, यानी यूरिन का जो निर्माण होता है किस प्रकार से होता है, जो कि उत्सर्जन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो कि किसमें होता है, गुर्दे के नेफ्रॉन में इसका निर्माण होता है, जो कि इसके मतलब 3 चरणों में कंप्लीट होता है। एक होता है ग्लोमेरुल स्पंदन, एक होता है पुनः अवशोषण, एक होता है स्राव। यानी 3 प्रकार से इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि इन चरणों में इसके अपशिष्ट पदार्थ को छान कर मतलब कि यूरिन बनाकर बाहर निकाला जाता है। जैसे कि रक्त को गुर्दे के नेफ्रॉन में प्रभावित किया जाता है। ग्लोमेरुलस रस में अपशिष्ट पदार्थ का निस्पंदन किया जाता है और ग्लोमेरुलस में समीपस्थ नलिकाओं की महत्वपूर्ण अंग होती हैं, जो कि अणुओं हो गई, आयन हो गई, मतलब पानी के अणुओं को पुनः अवशोषण किया जाता है, तब जाके ये इनका फिल्ट्रेशन हो जाता है
और ये मतलब कि यूरिन के रूप में बन जाता है, जो कि मूत्राशय के रूप में बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया? अब पढ़ेंगे डिटेल से कि नेफ्रॉन उत्सर्जी व परासरण नियम के 3 चरणों में कंप्लीट होता है। एक हो जाएगा परानिस्पंदन, एक चयात्मक पुनः अवशोषण, एक हो जाएगा नलिका स्रवण। क्लियर हो गया? यूक्रोम के की उपस्थिति के कारण सामान्य मूत्र जो कि यूरिन होता है वो पीले रंग का होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के विघटन से बन जाता है। क्लियर हुआ? यानी यूरिन की उपस्थिति में अकार्बनिक लवण, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट के रूप में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, जो कि यूरिनोड में के कारण एरोमेटिक गंध होते हैं, जो कि यूरिन के स्पेटिक ग्रेविटी क्या होती है 1.003 बाय 1.032, जो कि पीएच कितना होता है, मतलब पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, तो कितना होता है यूरिन का 6। इसके साथ इसमें नया वर्ड आया है यूक्रोम। यूक्रोम क्या होते हैं? यूक्रोम के बारे में आपको बताती हूँ। यूक्रोम एक रासायनिक होते हैं जो कि यूरिन का कलर में काम करते हैं। यानी इसकी वजह से मतलब जो है ना कि उसका जो कलर होता है वो यूक्रोम की वजह से होता है, जैसे कि इसका मतलब लाल रक्त को कोशिकाओं को टूटने से बनाता है कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में चेंज कर देता है। यूक्रोम एक रेखिक ट्राइपोलिक यौगिक होता है, जो कि रंगहीन यौगिक को मतलब उसके मतलब कि कलर का मतलब डिवाइन करते हैं, जैसे कि येलो हो गया, यानी कौन से संक्रमण की वजह से कैसा मतलब कलर दिखाना है, तो उसको काम कौन करता है? वो काम करेगा यूक्रोम करता है। यानी पुरानी कोशिकाओं को टूटकर नई कोशिका यूक्रोम बनाती है। अगर बड़ी मात्रा में लाल रक्त कोशिका टूट जाती हैं, तो जो है इसका कलर येलो कलर में दिखाई देगा। आम तौर पे जितना हम पानी पिएंगे उतना ही मतलब इसका कलर हल्का होता रहेगा। तो गहरे मतलब अगर गहरे गहरे पीले रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती जा रही है। तो इसके कलर देखने का जो होता है ना, कलर किस हिसाब से होता है, तो वो कौन करता है? यूक्रोम डिसाइड करते हैं। अब आता है डायलिसिस यानी अपोहन, कि डायलिसिस होता क्या है? संक्रमण, आघात, रुधिर प्रवाह के अवरोध के कारण वक्र की निष्क्रिय हो जाता है, और ऐसी अवस्था में रुधिर को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निस्पंदन किया जाता है। इसमें जल व आयनों की पर्याप्त प्रयोग किया जाता है, जो कि डायलिसिस नामक तकनीक पर आधारित किया जाता है। सबसे पहले बताइए कि डायलिसिस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो डायलिसिस के माध्यम से शरीर का रक्त को निकालकर एक मशीन द्वारा शुद्ध किया जाता है, और फिर से शुद्ध रक्त को डायलिसिस मशीन की सहायता से शरीर के अंदर वापस भेज दिया जाता है। समझ में आ गया डायलिसिस होता क्या है? रक्त की अशुद्धियां व अन्य मतलब जो है कि पानी के रूप में निकाला जाता है, उनको मतलब कि प्योर किया जाता है, फिर वापस इसके अंदर डाल दिया जाता है। क्लियर हो गया? यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गुर्दे मतलब काम नहीं करते हैं, खून का अपशिष्ट तरल पदार्थ के रूप में होता है, उसको साफ किया जाता है और दोबारा उसको मतलब कंट्रोल में लाकर उसको फिर से उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब आता है कि डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं करते, तब जाके डायलिसिस की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये काम किसका होता है? गुर्दों का होता है। तो वो काम अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो तब जाके डायलिसिस की ज़रूरत होती है। और डायलिसिस काम क्या करता है? रक्त को साफ करता है और रक्त को कंट्रोल करता है। और डायलिसिस में रक्त में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आदि मतलब कि मतलब खनिज लवण होते हैं, इनका संतुलन बनाने के रूप में काम करता है। अब आता है कि डायलिसिस का जो कि इसका सुझाव क्यों दिया जाता है? यानी डॉक्टर बोल देते हैं कि डायलिसिस करवाओ, तो क्यों बोलते हैं? जैसे कि किसी का हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, उसके ऊपर बोल सकते हैं, खून की कमी होने पे बोल देते हैं, पेट में ऐंठन होने से, पीठ दर्द में, बुखार में, अनिद्रा में, या फिर ज़्यादा वज़न होने पर भी व्यक्ति को बोल दिया जाता है डायलिसिस कराने के लिए। अब हम पढ़ेंगे वक्र एवं उसके कार्य, कि वक्र एवं उसके मतलब कि वक्र क्या-क्या काम करता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि वक्र किस प्रकार से होता है। यानी वक्र कह दीजिए, गुर्दा कह दीजिए, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी यूरिन की जो प्रणाली होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य यही करता है। रक्त को छान करता है, उसका मतलब कि जो ज़रूरी पदार्थ होते हैं उनको सोख कर उनको यूरिन बना देता है। शरीर के अंदर पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। शरीर में अम्ल व क्षार का मतलब कि कंट्रोल करने का काम कौन करता है? गुर्दे ही करते हैं। और शरीर के अंदर मौजूद हानिकारक और होते हैं ना यानी उनको जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है वो कौन करता है? वो वक्र के द्वारा ही कंप्लीट होता है। यानी खून का दबाव कंट्रोल कौन करता है? ये भी वक्र ही करते हैं। शरीर के अंदर मौजूद तरल आप जो है परासरणी दाब होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है? ये भी वक्र ही करता है। और विटामिन डी की सक्रियता रूप में भी चेंज करने का काम कौन करता है? तो ये भी वक्र ही करता है। क्लियर हुआ?
यानी वक्र सीढ़ी को और बताऊं तो इसका आकार कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे सेब के आकार का होता है, यानी बिल्कुल सेम आकार होता है, जो कि लाल भूरे रंग का युग्मित अंग होता है, जो कि आमतौर से उदर गुहा के ऊपर होता है और उसकी पिछली दीवार के पास स्थित होता है। वक्र की संरचना का कार्य में नेफ्रॉन्स पर बनी होती है, यानी इसके जो वक्राणु होते हैं ना वक्र के, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्लियर हो गया? यानी वक्र नलिका में नेफ्रॉन उस हिस्से में संग्रहित होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनता है और पानी में को अवशोषित कर लेता है। यानी ये इसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया किस प्रकार से करते हैं, अब पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो वक्र की संरचना दिखाई गई है, यानी प्रत्येक वक्र के अत्यधिक संख्या में उत्सर्जन नलिकाएं होती हैं जो कि नेफ्रॉन कहलाती हैं। क्लियर हो गया? नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से में एक कफ का आकार दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो इसको बोला जाता है बोमन्स कैप्सूल, जो कि ये रहा। क्लियर हो गया? अब बोमन्स कैप्सूल के निचले हिस्से में मतलब एक नली दिखाई दे रही है आपको, देखो इसके जस्ट ये वाली नीचे, इसको बोला जाता है ट्यूबल, छोटी नली होती है और ये दोनों मिलकर नेफ्रॉन का निर्माण करती है। एक सिरा में बेमोन्स कैप्सूल से जुड़ा होता है, दूसरा मतलब कि यूरिन को एकत्रित करने में काम करता है। और वोमेन्स कैप्सूल में रक्त कोशिकाओं के मतलब की पुलिंदा होती है जो कि ग्लैमरस कहलाती है। ग्लैमरस का एक हिस्सा मतलब धमनी से जुड़ा हुआ होता है जो कि मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ को मतलब गुदा तक पहुंचाती है, और दूसरा हिस्सा मुक्त रक्त के रूप में सिरा तक पहुंचाता है जो कि अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए ये कार्य करती है। तो इसका काम क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको मतलब कि यूरिन के रूप में बाहर निकलने का जो काम होता है वो गुर्दा द्वारा ही मतलब इसमें फिल्टर किया जाता है। जिन चीज की जरूरत होती है उनको तो रख लिया जाता है, जो उनकी जरूरत नहीं होती यानी अपशिष्ट या फिर हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल दिया इसके अंदर जाता है। अब पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र एवं कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है। जो हम टॉपिक हमारा है उत्सर्जन तंत्र, तो इसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है। यानी मानव उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का प्रोसेस के लिए ये काम करती है, और यह तंत्र रक्त को साफ करने का भी काम करता है, और यह तंत्र विषाणु व हानिकारक पदार्थ से छुटकारा दिलाने में भी हेल्प करते हैं, नहीं उनसे मतलब बाहर निकालती है। इसका मतलब ये है कि उससे हमें छुटकारा मिल चुका है। क्लियर हो गया? इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, वक्र यानी गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, त्वचा, ये इसके इसके पार्ट होते हैं। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं पूछे तो वही अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है, रक्त को साफ कर देता है, मतलब कि हानिकारक पदार्थ से छुटकारा दिला देता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में हेल्प कर देता है, और रक्त और प्लाज्मा में का जो होता है ना उसका स्तर को बनाए रखता है, और रक्त में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन इसमें बनाए रखता है। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को गुदा तक ग्लेरोमस के में प्रवेश करता है और रक्त को साफ किया जाता है, और निस्पंदन द्वारा रक्त में मौजूद ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण, यूरिया व पानी में होमन्स कैप्सूल से गुजरता है जो कि फिर नेफ्रॉन की छोटी नली में प्रवेश कर देता है, और इसमें उपयोगी पदार्थ होते हैं जो छोटी नलिकाओं के उसके पास जाके रक्त कोशिकाओं के माध्यम से पुनः अवशोषित हो जाते हैं, यानी जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको छोटी नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा, लेकिन नेफ्रॉन में छोटी नलिकाओं से जो कि तरल पदार्थ होगा वह नेफ्रॉन की मूत्र वक्र संग्रह नलिकाओं में ले जाया जाएगा, और उसमें इन नलिकाओं के द्वारा इनको मतलब कि बाहर की ओर पुश किया जाएगा। मतलब यहाँ से मतलब कि जो ना यूरिन मतलब कि मूत्राशय में चला जाएगा, और कुछ समय बाद ही मतलब कि ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी इसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि कौन सा मतलब कि मल के रूप में जाएगा, कौन से यूरिन के रूप में, और जो मतलब कि त्वचा का काम तो पसीने के रूप में बाहर निकालना होता है, और फेफड़ों का काम क्या होता है, सांस यानी O2 को तो ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना। यही होता है उत्सर्जन तंत्र के पूरे टॉपिक, यानी क्लियर तरीके से यही होता है। अब हम पढ़ेंगे अगर ये काम यानी खराब हो जाए तो क्या होगा, यानी हमने इसके फायदे पढ़े किस प्रकार से होता है, लेकिन अगर वक्र खराब हो जाए, गुर्दे खराब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। यानी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना किडनी फेलियर या फिर मतलब गुर्दे फेलियर, तो क्या होता है ये खराब होने से क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो कौन कौन समस्या इसमें मतलब कि किस प्रकार के मतलब लक्षण दिखेंगे, यानी कैसे कैसे ये खराब हो सकता है। फिर यानी किडनी खराब होने से वक्रीय खराबी हो सकती है, और किडनी खराब होने से काफी लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि रात के समय ज्यादा पेशाब आना, पेशाब का मतलब कि यूरिन का कलर चेंज हो जाना, इसमें झाग आना, पैरों में मतलब कि पैरों और टखनों के ऊपर सूजन हो जाना, वजन का बढ़ जाना, त्वचा के ऊपर लाल लाल चकत्ते बन जाना, और बिना वजह या फिर वजह से मतलब कि वजन का कम हो जाना, जी मिचलाना, उल्टी आना, थकान व कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द होना, यानी
अनेक प्रकार की प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिलती है, यानी किडनी पर चोट लगना, किडनी क्रोनिक बीमारी यानी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। यानी किडनी खराब होना, जैसे डायलिसिस कराना, किडनी ट्रांसपोर्ट, आहार में बदलाव, नियमित व्यायाम, यानी इन सब के बारे में बताता है। और किडनी खराब होने की स्थिति में शरीर का जो अतिरिक्त मतलब पानी और अपशिष्ट पदार्थ पदार्थ जो जमा होते हैं, उसमें यूरेमिया हो जाता है और इस स्थिति में हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है और शरीर को ठीक तरह से काम भी नहीं कर पा जाता है और खून साफ करने में मतलब कि बिल्कुल भी खून साफ भी नहीं हो पाएगा और इसी वजह से थकान व कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यानी वक्र में किसी प्रकार का संक्रमण होने से खराब हो सकता है या फिर चोट लगने से या फिर रक्त जैसे सीमित होती है। उनकी मतलब कि जैसे शरीर का कोई और पार्ट काम करना बंद कर दे, तो उस तरीके से भी ये खराब हो सकता है। अगर पूरी तरह से खराब कर हो सके तो यूरिया में अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उनका रक्त में मतलब कि रक्त में जाने से रोक पाएगा और क्या इसमें फिर क्या होगा, यहाँ तक शरीर के जल की मात्रा को मतलब कंट्रोल में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर ये काम ही नहीं करेगा तो मतलब कि कहाँ से कंट्रोल हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में रोगी को मतलब कि उचित उपचार भी मतलब समझ भी नहीं आएगा उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उसमें ऐसे में उसकी मौत भी हो सकती है। और इसका सबसे अच्छा साधन ये होता है कि मतलब कि ट्रांसप्लांट किडनी का ट्रांसप्लांट करना, यानी किडनी का प्रत्यारोपण करना। इसमें है ना क्षतिग्रस्त वक्र को हटा दिया जाता है और किसी स्वस्थ व्यक्ति के वक्र को तो सर्जरी या फिर शारीरिक चिकित्सा के माध्यम से उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। अगर ऐसा संभव न हो तो रोगी को नियमित रूप से मतलब कि मशीन के अंदर रखा जाता है और बार-बार टाइम-टाइम पर उसका डायलिसिस करवाना पड़ता है और वक्र मशीन से कृत्रिम वक्र मतलब कि है कि कृत्रिम तरीके से वक्र को लगाया मतलब कि कोशिश की जाती है कि लगाने की, जो कि डायलिसिस के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। तब जाके मतलब कि इंसान कि मतलब कि ज़िंदा रह सकता है। अगर ये काम करना बंद कर देगी, तो वो इंसान की मृत्यु भी इसमें हो सकती है। तो इसमें सबसे मतलब कि अच्छा साधन क्या बताया गया है? किडनी का ट्रांसप्लांट किडनी का प्रत्यारोपण करना है, इसके अंदर सबसे अच्छा साधन बताया गया है। और कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हार्ट। तो कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट किस प्रकार से होता है। तो हार्ट के बारे में सबको अच्छे से पता होता है कि हार्ट क्या होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही ई बुक लेने के लिए अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब कि सब्ज की डेमो क्लास लें तो आप डेमो क्लास लेकर भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि डेमो क्लास से आपको एक आइडिया हो जाएगा किस लेवल के कितने अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर तैयार किए गए हैं। थैंक यू।